सामान्य तौर पे लोग ये सोचते हैं कि खांसी हो गई है तो कोई दवा ला के बच्चों को पिला दी जाए या बड़ों को दे दी जाए, लेकिन क्या खांसी की दवा इतनी खतरनाक हो सकती है कि 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाए? क्या इस दवा में कोई ऐसी चीज़ मिलाई जा सकती है जो जहर का रूप ले ले? वाकई में डॉक्टर भी कहते हैं इस बात को कि दवा को दवा की तरह लिया जाए, लेकिन उसी दवा में कोई ऐसी मात्रा ज़्यादा मिल जाए जो दवा के रूप में भी जहर का काम करे, तो अब कोई क्या करे? आम जनता के लिए सबसे बड़ी विडंबना ये है इस समय कि वो आखिर किससे पूछ के दवा ले। डॉक्टर ने दवा लिखी और डॉक्टर ने दवा लिखने के बाद वो दवा बच्चे के पास पहुंची, उसके परिजनों ने जब दवा उसको पिलाई तो सोचिए इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो गई। जिम्मेदार कौन? क्या वो लोग जिन्होंने उस दवा को मार्केट में उतारा और उसकी अनुमति दी, या फिर वो डॉक्टर जिसने इस दवा को लिखा? हालांकि सरकार ने डॉक्टर पर कार्रवाई कर दी, निलंबित कर दिया, और इसको लेके डॉक्टर भी कई बार नाराज़गी जता चुके हैं कि डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों उन लोगों पे कार्रवाई नहीं जिन्होंने इस दवा में मिलावट करके मार्केट में उतारा। मेरे साथ ये जो सब आप देख रहे हैं ये सब डॉक्टर्स हैं और मैं इन्हीं से बात करूंगा क्योंकि इनको ज़्यादा जानकारी होती है। ये सब पढ़ लिख के पहले पढ़ाई की, उसके बाद एडमिशन लिया, कोई डॉक्टर बने तो कोई डॉक्टर बड़ी डिग्री हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन इनको जानकारी है। मैं स्टूडेंट से भी बात करूंगा, डॉक्टर से भी बात करूंगा, क्योंकि इसका जवाब तो ठीक से यही दे सकते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर से शुरुआत करता हूं। डॉक्टर जैन, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, एक खांसी की सिरप जिसने इतने बच्चों की जान ले ली, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो होंगे, क्योंकि उन्हें ही पता है कि कंटेंट क्या होना चाहिए प्रॉपर्ली। जो उनके क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स होते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को असेस करें कि उसमें जो भी दवाई जा रही है वो सही है या नहीं। डॉक्टरों को इलाज करना आता है, दवाइयाँ पता हैं, बट वो ये नहीं जानते कि जो चीज़ आ रही है उनके पास वो सही है या नहीं। वो सिर्फ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसके लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराना तो बिल्कुल गलत है। बाकी कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हो तो उन कंपनियों पे हो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर वो सही से नहीं करते हैं कुछ चीज़ें तो उनको समझना चाहिए कि वो किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, और आगे डॉक्टरों को कहीं ना कहीं सेफ रखना पड़ेगा। डॉक्टर की गलती तब हो सकती है जब वो ट्रीटमेंट में कुछ गलती करें। दवाई से लेके तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आके बात करता हूँ। इधर मैं कुछ छात्र छात्राओं से बात कर लूँ। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए विषय तो आप लोगों की समझ में आ गया कि हम लोग किस पे डिस्कशन करते हैं। जो भी हुआ, छिंदवाड़ा में एक जहरीली दवा जो खांसी की दवा के रूप में बच्चों तक पहुंची और बच्चों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि इसमें ऐसी चीज़ की ज़्यादा मिलावट कर दी जो बच्चों के लिए जहर का काम कर गई। आखिर जिम्मेदार कौन है? कंपनी जिम्मेदार है, हाँ, जिन्होंने ये कोल्ड सिरप बनाया। थोड़ा खुल के बोलिए ना, दो गाँव में लगना चाहिए कि डॉक्टर मजबूती के साथ अपनी बात कह रहे हैं। आप बताइए डॉक्टर साहब। हाँ, एक्चुअल में कंपनी ही इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि उसमें जो उसमें कंटेंट डाला उसकी मात्रा उन्होंने क्वांटिटी देख के नहीं डाली, ज़्यादा डाल दी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होकर उसकी मौत हुई। आपको भी लगता है कंपनी जिम्मेदार है? मुझे लगता है कंपनी भी जिम्मेदार है, और लोग भी, मतलब आजकल जिसको थोड़ी बहुत खांसी भी हो जाती है तो वो डायरेक्ट जाके मेडिकल स्टोर से ले लेता है, और मतलब आजकल कोई ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन वगैरह भी नहीं लेता है। तो मतलब ये गलत है। मतलब दवाइयों को तो मतलब थोड़ा डॉक्टर से आपको पूछताछ करके लेनी चाहिए, और फिर कितनी मात्रा लेनी है, क्या लेनी है, वो चीज़ें भी नहीं देख रहा है। बिल्कुल, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, इधर आगे आ जाइए जरा, मैं इधर बात कर लूँ। मैडम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सब ये कह रहे हैं कि कंपनी जिम्मेदार है, कंपनी जिम्मेदार है। क्या आम उपभोक्ता भी कुछ जिम्मेदारी है? एक कंज्यूमर की, एक अटेंडर की जिम्मेदारी है कि वो दवाई ले तो क्या देखे, क्या वो समझ सकता है दवाई के ऊपर जो भी कंटेंट लिखा रहता है? आम आदमी समझ सकता है? हाँ, बिल्कुल समझ सकता है। समझते हैं आजकल के लोग जो होते हैं वो सब समझते हैं, गूगल करके आते हैं, ऑलरेडी पढ़े लिखे होते हैं। तो थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए। हमें जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो हमें देखना चाहिए, हमें डॉक्टर से सवाल करने चाहिए कि आप जो हमें प्रिस्क्राइब कर रहे हो उसमें क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। आपको भी लगता है? आपका अपना क्या विचार है इसको लेकर? मेरा ये विचार है कि जो भी एमआर वगैरह होते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हम क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और जो उनका कंटेंट है, कंपोजिशन है, जो दवाई का कंसंट्रेशन है, क्या हमारे लिए टॉक्सिक है, वो पता होना चाहिए। अगर वही लोगों नहीं पता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो वही लोग हैं ना, जो फार्मासिस्ट लोग हैं, अगर वही दवाइयाँ बना रहे हैं और वो एमआर हमें देकर जा रहे हैं तो डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब कर रहा है। बिल्कुल, मैं और भी लोगों से बात करूँगा, ज़रा इधर जान लूँ आप लोगों से। जिस चीज़ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो जनता के मन का ये सवाल है, और जनता ये सोच रही है कि दवाइयों में मिलावट, बच्चों की जान चली गई। जो बच्चे अभी ज़िंदगी के 4 कदम चलना सीखे,
क्या ऐसा वाकई में हो रहा है देश में अभी कि दवाइयों में मिलावट हो रही है? पहले तो ये बहुत ही दुखद न्यूज़ था हम लोग के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स मोस्टली चाहते हैं कि हमारे पेशेंट अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएँ, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर की गलती थी कि जिसकी वजह से इतने ये इंसिडेंट हुआ। थोड़ा आगे आ जाइए सर। हाँ, आप बताइए। सेम मेरी भी यही राय है हाँ, कि पहले टेस्टिंग तो होनी चाहिए। हर दवाई का एक सैंपल, एक बैच का एक सैंपल तो टेस्ट होना ही चाहिए था। बिल्कुल। ये सवाल मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आगे, हम दवाई की चर्चा कर रहे हैं जो जहर मिला है। इनका कहना था कि पहले टेस्टिंग होना चाहिए, एक सैंपलिंग हो के उसमें टेस्टिंग पता चलता है। टेस्टिंग के बाद भी क्या अगला स्लॉट निकलता है उसमें मिलावट की जा सकती है? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। अब ये तो रूटीन बेसिस पे चेकिंग होना चाहिए। जो भी दवाइयों की कंपनियां हैं उनका रेगुलर बेसिस पे सरप्राइज विजिट होना चाहिए कि हाँ भाई कोई मिलावट तो नहीं है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ अपने जो एमपी में हुआ। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे डॉक्टर साहब कि जिस तरह कंपनियों ने मिलावट की वहाँ कार्रवाई हुई, क्या और भी दवाइयाँ जैसे कोल्ड की या जुकाम की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है कि वो जहर बन जाता है? सर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना इतने स्ट्रिक्ट है नहीं हिंदुस्तान में। जो फार्मा लॉबी है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अभी क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो भी उनको रिलैक्सेशन देती है। और आज आप देखिए, जो आदमी कुछ नहीं कर पाता वो क्या करता है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाता है, दवाई लेता है और अपने हिसाब से बेचने लगता है। आज कम से कम हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्री का है तो कहाँ है? हिंदुस्तान में। सबसे ज़्यादा दवाइयाँ कहाँ बनती हैं पूरे वर्ल्ड में? चाइना से भी ज़्यादा इंडिया में बनती हैं। बट इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है। आपने उन्हें लाइटर नोट लेके देखा होगा कहीं दुकानों पर, हम विक्रेता हैं, निर्माता नहीं। ठीक है, अब निर्माता जो है दैट इज़ मैन्युफैक्चरर। अगर वो ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगा तो विक्रेता क्या करेगा? मेडिकल स्टोर वाले की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दैट इज़ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके हैं? गवर्नमेंट। तो मेन जो गलती कर रही है वो गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सरकार की जिम्मेदारी। सरकार, अब मैं आपसे अभी फिर से बात करूँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सरकार तो कहती है ना कि हर स्टेप पे हम चेकिंग करते हैं, हर स्टेप पे हम लोग मार्किंग करते हैं, फिर ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई होगी और कौन जिम्मेदार होगा इसमें? देखिए, मेरे हिसाब से तो जिम्मेदार मैन्युफैक्चरर ही है। सरकार अपने तरफ से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म कर रही है उसको एक पैरामीटर है जिस पे करना है, खासकर दवाइयों को लेके। अगर उस पैरामीटर को आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप फैक्ट्री नहीं डाल पाएंगे या मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर पाएंगे। अब सरकार के जो रूल और नियम्स है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बाद भी मैन्युफैक्चरर उसमें लूप होल्स देख लेते हैं। आप नॉर्मली भी देखिए ना, अगर कोई लॉ है, अगर उसके लूप होल्स निकालना सबसे आसान चीज़ है, तो फार्मा में भी यही हो रहा है। और फार्मा की लॉ भी इतनी ज़्यादा डोमिनेट करती है इस कंट्री में क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा लोग बीमार भी होते हैं। तो जितने ज़्यादा बीमार होते हैं उतने ज़्यादा दवाई का कंजम्पशन होता है। तो उसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने तो अपने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, पर नीचे जो है, अब चाहे आप उसको चाहे कमीशन कहिए, चाहे घूसखोरी कहिए, चाहे ज़्यादा लालच कहिए, किसी भी सेंस में कहिए, उस चीज़ को बढ़ाने के चक्कर में सब मिलावट करने लगते हैं। सब मिलावट कर। डॉक्टर साहब, आपसे बात करूँगा मैं, दो लोगों से बात करके आता हूँ। मैडम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। ये जो बात आ रही है कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों की जान चली गई वो तो वापस नहीं आ सकते हैं। उनके माँ का दर्द, उनके पिता का, घर का जो दर्द है जान जाने का, वो कभी नहीं मिटाया जा सकता। तो अब इसको मिटाने के लिए सरकार जो भी कर रही है, क्या काफ़ी है? सर, पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना जो हुई है मध्य प्रदेश में, तो सर मुझे तो ये लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं हुआ, ये सबकी गलती है। इसमें मैन्युफैक्चरर की भी गलती है, उस डॉक्टर की भी गलती है जिसने प्रेस्क्राइब किया बिना देखे कि क्या क्या केमिकल्स हैं। उसके बाद उपभोक्ता की भी, कंज्यूमर की भी इसमें गलती है। और उसके बाद चौथे नंबर पे जो हमारी केंद्रीय और जो राज्य सरकार है, फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है, उनकी भी गलतियाँ हैं इसमें। सर, कोई ना कोई कहीं पे तो कुछ कमी रही होगी जिस वजह से ये घटना घटित हुई है। और अब सरकार चाहे कितने भी कदम उठा ले सर, लेकिन जो घटना हो चुकी, जिन माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी आगे घटना ना हो। सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए जो हमारी CDS को है उसको। तो सर यही है सर, फिर सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। मैं आप लोगों के पास आऊँगा अभी, आप लोग 5 मिनट रुक जाइए। डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इधर से एक सवाल ये आया कि कानून थोड़ा सा सख्त होना चाहिए,
अगर कानून सख्त होगा तो देखिए स्टेप बाय स्टेप उसकी जो मॉनिटरिंग होगी और जो उसके चेक करने वाले लोग होंगे वो थोड़ा सख्ती से करेंगे। कानून तो बना है ऑलरेडी, फिर कहीं लापरवाही है? हाँ, ये बिल्कुल लापरवाही है पहले से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पहले से कानून बना के दिया गया है, जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। कमीशन के लालच में वो लूप पोल निकाल लेते हैं उसी कानून के। जिस प्रकार की अभी आपने देखा कि तमिलनाडु की एक कंपनी में प्रोपिलीन जो जहरीला पदार्थ है ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो उन्होंने ख़रीदा है, उन्हें कैसे परमिशन मिलेगी इतनी मात्रा में ख़रीद के उसको दवा में मिलाना है? तो जो इसकी जो भी मिनिमम मात्रा क्वांटिटी उतना ही मिलना चाहिए ना, उन्हें पहले से इतना ज़्यादा क्यों मिल रहा है उन्हें? तो ये गवर्नमेंट को देखना होगा, ये तो देखना होगा। डॉक्टर जैन आपके पास मैं अभी आता हूँ, मैं ज़रा इधर बात कर लूँ कुछ लोगों से। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सारे लोग इधर उधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? सबसे प्रमुख जिम्मेदारी कौन लेगा? इतने बच्चों की जान चली गई। मुझे तो लगता है कि मतलब मेन तो पहले कंपनी को लेनी ही चाहिए। और फिर ये जो लोग पास वगैरह करते हैं सर्टिफिकेट वगैरह, उन लोगों को लेनी चाहिए। और थोड़ा लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। अच्छा, लोगों को जागरूक कैसे किया जा सकता है? अगर कोई दवाई लेने जा रहा है, उसके बच्चा बीमार है या घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, तो वहाँ जाके दवाई ले या अपनी जागरूकता का ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई दवाई लेने जाते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई ट्रस्टेड ब्रांड से हो। जैसे पर्टिकुलरली थोड़े ब्रांड ZX वगैरह या QTX वगैरह ये सब चलते हैं जो नॉर्मली डॉक्टर्स बहुत टाइम से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सारी मेडिकेशंस इस्तेमाल करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी न्यू मेडिकेशंस। क्योंकि आप न्यू मेडिकेशंस के लिए जाते हैं, ये जो नए कंपनीज़ है या नए दवाइयाँ बनती हैं, इनके कैसे सिक्योरिटी मेजर्स हैं या क्या ऐसे उनकी टेस्टिंग होती है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। बिकॉज लाइसेंसेस अभी एक तरीके से ऑब्टेन करना उतना मुश्किल नहीं है। ब्राइबरी वैसे भी बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है कंपनीज़ में एज वेल एज इन गवर्नमेंट। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ओनली फॉर यू शुड गो फॉर ट्रस्टेड ब्रांड्स एंड ऑल। बिल्कुल, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा दो मिनट के लिए आ जाइए। मैं ज़रा डॉक्टर्स के साथ अब आप और नज़दीक आ जाइए और पास आ जाइए, मैं सबसे बात करूँ। डॉक्टर जैन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपकी कोई कंपनी होती एज ए डॉक्टर या एज ए फार्मासिस्ट, जो भी उनके प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशन है उनको हर चीज़ को फॉलो करें। और उसके अलावा जो आप अपने यहाँ लोगों को हायर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग ही पूरा वो चेक करेंगे कि ये सही हो भी रहा है या नहीं। जो बस मान के चलिए जैसे जो स्टेप बाय स्टेप हमको चेक करना है कि भाई फर्स्ट स्टेप में जो दवाइयाँ हमने मिलाई हैं उसको जो चेक करना है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसके लिए पर्टिकुलरली वहाँ पे एक पोस्ट होता है जो सिर्फ यही चेक करती है कि वो क्वालिटी कंट्रोल कि वो क्वालिटी सही है भी या नहीं। अगर वो सही नहीं होती है तो उसको फिर डिक्लाइन किया जाता है। ऐसे फेजेस होती हैं हर दवाई को चेक करने का कि किस फेज़ के बाद में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे 4 फेजेस में हम वो पूरा चेक करते हैं। तो सेकंड फेज़ में पहुँचे, उसके बाद में वहाँ पे फिर अलग से एक आदमी है जो वो पूरा का पूरा सब मैनेज कर रहा है। तो अगर वो चारों फेजेस पे प्रॉपरली चेक हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इतना सब हो रहा है तो क्या इसमें करप्शन है? मैडम आप बताइए, क्या इसमें स्टेप बाय स्टेप कहीं करप्शन है जो लोगों ने लापरवाही की है? होगा, होता है। कैसे होता होगा? हर जगह करप्शन है तो वहाँ पे भी होगा ऑब्वियसली। हर जगह कहीं ना corruption। कहीं जो टेस्टिंग वगैरह होती है वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई होगी। डॉक्टर साहब, हर जगह करप्शन है कि आपको लगता है कि दवाइयों में करप्शन, खाने की चीज़ों में करप्शन, बिकने की चीज़ों में करप्शन, पैदावार में करप्शन, हर जगह है क्या? सर हर जगह है, कहाँ नहीं है? आप मुझे तो एक चीज़ बता दीजिए जहाँ पे ना हो। फार्मा में आपके सामने तो ये है ही है, जो अभी कांड जो भी हुआ है बच्चों के साथ गलत हुआ। खाने में इसीलिए FDI बना हुआ है। खाने में मिलावट बहुत ही कॉमन चीज़ है। अभी तो दिवाली आ गई, दिवाली में देखिए कितने आपके सब जगह वो पड़ता है कि ड्रग कंट्रोल वाला खाने वाले वहाँ पे गए। मावा में मिलावट बहुत कॉमन है। फिर उसके बाद आप खाद्य पदार्थ में देख लीजिए, एग्रीकल्चर में वहाँ पे जितनी भी पैदावार हो रही है, जितने कीटनाशक वगैरह होते हैं उसमें है, खाद्य पदार्थों में। तो हर जगह मिलावट है। सरकार अपनी तरफ से गाइडलाइंस बना देती है, सरकार SOP बना देती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स या प्रोसीजर्स बने हैं हर जगह। पर अब ये कहिए चाहे एक इंसानी प्रकृति का ये कि उसको लालच होता है या किसी भी सेंस में आप इसको लें, बट भ्रष्टाचार या करप्शन तो है और हर लेवल पे है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कल मैंने ड्रग इंस्पेक्टर से बात की थी ग्वालियर की जो है, हमने पूछा था कि सैंपल आप लोग अब मार्केट में सैंपल ले रही हैं दवाइयों का, इनकी रिपोर्ट्स कब आएगी? तो उनका जवाब था पता नहीं, हम तो लेके भेज देते हैं। रिपोर्ट का इंतज़ार करते रहते हैं लोग, डिपार्टमेंट इंतज़ार करता रहता है,
लेकिन तब तक वो दवाइयाँ हों या खाद्यान्न की सामग्री हो, वो सब लोगों के पेट में पहुंच जाती हैं। इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। सर ड्रग कंट्रोलर्स जितने भी हैं ना, अगर आप देखें तो ड्रग कंट्रोलर्स जितने भी आपको लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस होता है, अगर आप इस शहर में, ग्वालियर शहर में मेडिकल स्टोर वालों को देखें तो 10वीं और 12वीं पास 90% से 95% जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, दे आर नॉट फार्मासिस्ट, वो दूसरे का लाइसेंस लेके मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ ड्रग कंट्रोलर, जो ड्रग इंस्पेक्टर है, ही इज़ डूइंग दैट। भाई हो तो कैसे रहा है? आज 95%, ये भी एक जांच का विषय है कि 95% मेडिकल स्टोर्स हैं, 95% मेडिकल स्टोर 10वीं 12वीं पास चला रहे हैं, जिनको टेक्निकल नो हाउ है ही नहीं, एजुकेशन उनकी है नहीं उस फील्ड में। केवल उन्होंने क्या किया, पर्चा देख के पढ़ना सीखा। और डिस्पेंसिंग, आज आप देखिए किसी मेडिकल स्टोर जाके देखिए, कम से कम डिस्पेंस जो करते हैं मेडिसिन, डॉक्टर से बिना प्रिस्क्रिप्शन के कम से कम 100, एक मेडिकल स्टोर 100 लोगों को दवाई देता है। एक मेडिकल स्टोर 100 लोगों को दवाई दे रहा है। केवल वो आके बोलेगा सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो मेडिकल स्टोर वाला उसको डिस्पेंस कर देगा बिना डॉक्टर की सलाह के। मतलब मैं अपने आसपास जाके कभी देखता हूँ, मेडिकल स्टोर बैठ के भी देखता हूँ कि भाई क्या चल रहा है, तो ये चल रहा है। तो अब इसमें किसकी मिली भगत है? ऑब्वियसली ड्रग इंस्पेक्टर। और ड्रग इंस्पेक्टर छोड़िए आप, अगर एक कलेक्टर अच्छा हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन पूरा जो प्रशासन है वो आपस में मिली भगत है। जैसे नेक्सस, वो नेक्सस कहाँ से शुरू होता है? लोअर लेवल से जाता है ऊपर लेवल तक। मिनिस्टर के पास ज़्यादा पहुँचेगा, नीचे वालों को थोड़ा कम मिलेगा। बस करप्शन स्टेप बाय स्टेप करप्शन दिखाई नहीं देता क्या लोगों को? अगर दवाई में भी करप्शन है, फार्मासिस्ट की दुकान पे करप्शन है, ड्रग इंस्पेक्टर अगर चेक करने जाता है तो उसमें करप्शन है, लाइसेंस किसी और का, बेटा कोई और है। हाँ, करप्शन तो रहता है, करप्शन ये दिखता है, लेकिन लोग बताते नहीं है। कमीशन का खेल जो होता है एमआर के द्वारा, और डॉक्टर को जो कमीशन दिया था वो भी एक प्रकार का करप्शन ही है। इस प्रकार से बोगस दवाइयाँ जो कंपनियाँ इतनी सारी मार्केट में आ गई हैं, वो कहाँ से आ रही हैं और किसके द्वारा वो ऑथराइज की जा रही हैं देने के लिए? तो ये करप्शन रुकेगा तभी ये दवाइयाँ, बोगस दवाइयाँ बंद होंगी। अच्छा, तो करप्शन रोकने के लिए सरकार दावे तो करती है डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, दावे करती है ना, चेकिंग कर। अब देखिए चेन्नई की कंपनियों में जाके जो यहाँ की टीम गई इन्वेस्टिगेशन करने, उन्होंने कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई का दावा सरकार कर भी रही है और कह भी रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी। तो सर कार्रवाई तो उस पर हो रही है ना, जो मतलब जो गलत हो गया उसके बाद कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई पहले होनी चाहिए कि भाई ये गलती ही नहीं होनी चाहिए। भाई आज ये कार्रवाई क्यों हुई चेन्नई में जाके? क्योंकि 20 या 22 या 23 जो भी मासूम बच्चे थे उनकी जान चली गई, तब सरकार को पता चला, तब कार्रवाई हुई। पर कार्रवाई तो तब होनी चाहिए था ना कि भाई हमने दवाई में मिलावट ही नहीं होनी चाहिए थी। तो उस स्तर पे जब कार्रवाई होगी तब कुछ आगे का सोच सकते हैं, वरना ये तो वो केस है जो रिपोर्ट हुआ है। हम नॉर्मली भी तो सुनते हैं कि भैया आज ये दवाई दे दी, ये एक्सपायर्ड दवा दे दी गई अस्पताल के द्वारा, या डॉक्टर ने गलती से ये दवा देनी थी वो दे दी। तो उस लेवल पे जब कार्रवाई होगी तब हम आगे कुछ रोक पाएंगे, वरना ये तो रिपोर्ट हुआ है, इसलिए आप चेन्नई के, आप कहीं भी जाके उसको आप कार्रवाई कर लेंगे। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे कोई दवाई बनी और वो दवाई गवर्नमेंट ने अपने जो भी मापदंड हैं उसके आधार पर उसको परमिशन दी, उसके बाद जो भी अगला स्लॉट आया, क्या वो मिलावट वाला है कि नहीं, इसकी दोबारा चेकिंग होती है क्या? चेकिंग तो होना चाहिए, लेकिन जो बात चल रही है कि कहीं ना कहीं कमीशन जो बंधा हुआ है, तो शायद वो चीज़ उसमें निगलेक्ट हो जाती है। क्योंकि जब दवाइयाँ आती हैं तो एक लॉट आया, हो सकता है वो बहुत अच्छा है, सेकंड लॉट भी उसी ट्रस्ट पे चला गया कि ये शायद अच्छा ही होगा, बट अगर उसे चेक ना करें तो वो बिल्कुल गलत है। चेक करना तो जितने भी लॉट जा रहे कि वो आगे डिस्पेंस करने लायक है भी या नहीं, क्योंकि वो गलती का खामियाजा मरीज भुगतेगा और साथ में डॉक्टर भी भुगतेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी डॉक्टर को अच्छा लगेगा कि उसके मरीज को उसकी दवाइयों से आराम ना मिले। तो यही चीज़ यहाँ हुई है कि अगर वो दवाई लिख के कुछ हो भी गया तो उस डॉक्टर के लिए थोड़ी था कि वो लोग मर जाएं। अच्छा, डॉक्टर पे जो कार्रवाई की है, डॉक्टर पे सरकार ने डॉक्टर को निलंबित कर दिया जिसने पर्चा लिखा, क्या मानते हैं कि डॉक्टर ने गलती की है? नहीं सर, गलती तो वो तो जांच के बाद ही सिद्ध होगा। तो सरकारी नियम ये कहता है कि अगर आप किसी अपराध में आप लिप्त हैं, तो अगर आप अपराध की जांच को प्रभावित ना करें, इसके लिए आपका निलंबन किया जाता है, बर्खास्तगी निलंबन कर देते हैं, ताकि आप उसकी जांच को प्रभावित ना कर सको। तो जांच को प्रभावित ना करने के लिए अगर उसका निलंबन किया गया है तो वो कानून सम्मत है। ठीक है, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि अगर वो रहेगा अपने जॉब में तो वो अपनी जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन से उसको प्रभावित करेगा, इसलिए उसका निलंबन कुछ समय के लिए सही है।
सरकारी बाद में नियम, सरकार अब नियम संबद्ध कार्रवाई करेगी, उसके बाद उसका निर्माण वापस हो जाएगा। तो ये एक सवाल बर्खास्तगी तो नहीं आप है। लोगों से और दूसरी लूँगा चीज़ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। आप कफ सिरप की बात कर रहे हैं, अब आपने देखा होगा पब्लिक टॉयलेट्स में सबसे ज़्यादा आपको कफ सिरप पड़े मिलते हैं। लोग उसका नशा करते हैं, आज से नहीं दशकों से कर रहे हैं। देखा ना आपने कोरेक्स, द कोडीन जो रहती है, कोडीन ज़्यादा मात्रा में डाली जाती है, तो लोग शराब का नशा ना करके सस्ती पड़ती है 50-60 रुपए की कफ सिरप पड़ती है। आप किसी पब्लिक टॉयलेट में जाकर देखें, वहाँ पर आपको 25-50 कफ सिरप मिलेंगे पड़े हुए। आपने देखा भी, वो गौर किया है। वो क्या करते हैं, लोग नशा करते हैं, तो जो कोडीन की मात्रा है वो उसमें ज़्यादा कर दी जाती है, ताकि इस तरीके से डॉक्टर ना बेच पाएँ। तो वो अपने OTC, आजकल जो ड्रग्स हैं आप जो लिख रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब के अलावा OTC ड्रग्स बना दिए गए हैं। तो कफ सिरप आज OTC हो गया, कोई भी जाता है बोला हम कफ सिरप दे दो, तो दे देता, दैट इज़ OTC ड्रग बन गया। तो उसको आपको देखना है कि ये प्रिस्क्रिप्शन से देना है कि OTC देना है। इसके लिए मेडिकल स्टोर्स वालों पर थोड़ा सा शिकंजा कसना होगा। मेडिकल स्टोर वालों पे शिकंजा कसना होगा। डॉक्टर जैन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेडिकल स्टोर है ना, मेडिकल स्टोर पे कई बार मैंने भी देखा है कि अलग अलग तरह के लोग बैठे रहते हैं। जिसके पास फार्मेसी की डिग्री है वो भी बैठा है, नहीं है वो भी बैठा है। या मैंने ये भी सुना है कि भाई लाइसेंस हमने ले लिया है और कोई लड़का बैठा है जो प्रैक्टिस करके थोड़े बहुत डॉक्टर के पर्चे पढ़ के फिर वो दुकानदारी करने लगता है। क्या ऐसे लोग दवाइयों का ठीक से डिफ़ाइन नहीं कर पाते या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते? क्या ये ख़तरनाक हो सकता है? बहुत ख़तरनाक है। जो पढ़ के अगर उस चीज़ की डिग्री ले रहा है, जो बी फार्मा करके आते हैं या डी फार्मा भी मान लें, जो उनका एक डिग्री है, अगर वो सिर्फ इस बेसिस पे रहे कि साथ में काम किया था, इस वजह से वो वहाँ आ गए हैं काम करने, तो वो कहीं ना कहीं तो लैक करेंगे उस नॉलेज को। तो बहुत बार ऐसा होता है कि शायद हो सकता है कुछ दवाई लिखी हो और वो उस राइटिंग को समझ ही नहीं पाए और उसके अलावा वो कुछ और डिस्पेंस कर दे। तो ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि जिस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है वो दूसरा आदमी बैठा हुआ है और उसको ड्रग दे रहा है। हो सकता है इन केसेस में भी हो कि वो जो ड्रग नहीं देना था वो दे दिया हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो बहुत ख़तरनाक है। बहुत बढ़िया बात उठाई आपने। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या कभी ऐसा होता है कि फार्मासिस्ट की नासमझी की वजह से दूसरी दवाई दे दी जाए और मिलता जुलता नाम कई बार अपोजिट हो तो नुकसान करेगा? सर बिल्कुल नुकसान करेगा, और कई बार नहीं, अधिकतर बार होता है। दवाई लेने जाइए, फार्मा वाला बोलता है हमारे पास ये दवा नहीं है सर, ये इससे मिलता जुलता है, ये ले लो, काम हो जाएगा। अब वो फार्मा वाले ने तो अपनी दवाई बेचने के चक्कर में आपको दे दी, बट उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या नहीं है वो तो आपको एक डॉक्टर ही बता पाएगा। अगर डॉक्टर ने आपको कोई दवा लिखी है तो कुछ सोच समझ के लिखी होगी कि भैया आपको ये ही दवा देनी है। तो अगर फार्मासिस्ट चेंज कर रहा है या ड्रग चेंज कर रहा है तो ये उसके लिए से ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि भैया वो आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट करेगी, वो आपको दिक्कत दे जाएगा। अच्छा, मैं बस आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, कंपनियां कह रही हैं कि हम तो जो भी दवाई बेचते हैं वो ठीक बेचते हैं, लेकिन एक सवाल इन्होंने उठाया था कि हम सिर्फ विक्रेता हैं, उत्पादन प्रोडक्शन नहीं करते। तो यहाँ तो कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाह रहा, उन्होंने बनाई हमने बेच दी। ये गवर्नमेंट को देखना होगा, ये सख्ती से रूल वो लगाना पड़ेगा कि कौन इसका जिम्मेदार है। मुख्य रूप से इसका जिम्मेदार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ से ये दवाइयाँ बन रही है, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह जा के देखेगी नहीं, वो अपने रूल बता देगी कि आप इस स्टैंडर्ड पर दवाएं बनाइए, इसके बावजूद भी वो इसमें जहरीले पदार्थ मिला के बेच रहे हैं। तो वो कैसे मिल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, ये गवर्नमेंट को देखना होगा और मैन्युफैक्चरिंग वालों को सतर्क करना होगा। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी बात, जनता बोले की आवाज़ में जनता की आवाज़ निकलती है और जनता जब बोलती है तो वही बात बोलती है जो सबके हित में है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों या आम आदमी हो, सबका ये मानना है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी सबसे बड़ी गलती है, और दूसरा अगर कोई ज़िम्मेदार है तो सरकार के डिपार्टमेंटों में बैठे वो लोग हैं जो ना तो ठीक से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ना ही ये देख रहे हैं कि जो भी दवा बाज़ार में जा रही है वो सही है कि नहीं। यही वजह है कि इतनी बच्चों की जान चली गई और सब की सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? कुछ तो सख्त कदम उठाना पड़ेगा सरकार, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।